हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार। शनिवार शाम 4 बजे वक्त दिन की सबसे गर्म बहस का। आज बहस में सवाल यह कि आखिरकार गैंगस्टर विकास का विकास किसने किया, इसी पर करेंगे बहस। देखिए, विकास दुबे का अंत हो गया है, लेकिन अब खुलासा हो रहा है उसके काले साम्राज्य का, उसकी अकूत संपत्ति का। अब ईडी उसके नामी बेनामी जायदाद की जांच करेगी। इसीलिए सबसे गर्म बहस में आज का हमारा मुद्दा यही है कि बिघे दो बिघे जमीन वाला विकास दुबे आखिरकार सैकड़ों बिघे जमीन का मालिक कैसे बन गया, करोड़ों की संपत्ति उसने कैसे बना ली, खादी और खाकी का कनेक्शन विकास दुबे की इस संपत्ति में क्या है, कौन है वो जिसने विकास दुबे का इतना विकास किया, इस पर बहस करेंगे। आपका परिचय खास मेहमानों से कराएंगे, लेकिन पहले जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए। विकास दुबे को उसके किए की सजा मिले। बिकरू गांव में विकास की लंका जमींदोज हो गई। लेकिन विकास के साम्राज्य का बड़ा हिस्सा अभी छुपा है। कैसे बना विकास दुबे करोड़ों की संपत्ति का मालिक? विकास मारा गया, लेकिन काला साम्राज्य छोड़ गया। मैं मौजूद हूँ लखनऊ में और आप ये जो घर देख रहे हैं, ये कृष्णा नगर इलाके के इंद्रलोक कॉलोनी का J424 नंबर का मकान है, जहां पर विकास दुबे और उसकी पत्नी रहती थी। विकास दुबे का आना जाना यहाँ जरूर था, कानपुर में बिकरू गांव में और कभी यहाँ पे, लेकिन जो पत्नी है वो बताया जाता है कि इसी मकान में रहती थी। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस मकान में ताला लगा हुआ है। विकास की काली संपत्ति का अब होगा क्या? जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस इन्वेस्टिगेट करता है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। एंड मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि जितनी प्रॉपर्टी किसी ने बनाई है, चाहे वो आदमी हो या ना हो, प्रॉपर्टी है। इसलिए जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, जहां भी वो प्रॉपर्टी है, वो सारी अटैच हो सकती है। कौन है जिसने विकास दुबे को करोड़पति बनाया? ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस से जो जानकारी मांगी गई थी, उसमें से 50% से ज्यादा जानकारी ईडी के पास आ चुकी है और अब जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि आखिर वे कौन लोग थे जो विकास दुबे एंड गैंग्स को आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहे थे। विकास का विकास किसने किया? तो विकास का विकास किसने किया, मैं इस पर चर्चा शुरू करूं, आपका मेहमानों से परिचय कराऊं। इस बीच एक बड़ी खबर आप और जानिए। विकास दुबे का साथी गुड्डन त्रिवेदी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस से गुड्डन और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर दयान नायक भी शामिल थे। तो गुड्डन त्रिवेदी और उसका ड्राइवर गिरफ्तार। सीधे आपको मुंबई लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस समय मौजूद हैं। गणेश, किस तरीके से मुमकिन हो पाई ये गिरफ्तारियां? जी देखिए रोमाना, महाराष्ट्र एटीएस को टिप मिली थी कि उत्तर प्रदेश के इस हत्याकांड का वांटेड आरोपी गुड्डन त्रिवेदी ये एमपी से महाराष्ट्र दाखिल हुआ है और ठाणे मुंबई परिसर में एक जगह छिपने की खोज रहा है। महाराष्ट्र एटीएस की टीम, जिसको लीड कर रहे थे दया नायक, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उन्होंने आज सुबह दबिश करके इन दोनों को ठाणे के कोलशेड परिसर से गिरफ्तार किया। इन दोनों ने बताया कि विकास दुबे के साथ ही वो थे, लेकिन एमपी के बाद इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और एमपी से ये मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र बॉर्डर से मुंबई की तरफ आए और विकास दुबे और दूसरे साथी जो थे वो भोपाल उज्जैन की तरफ गए। तो इसने ये बताया है कि इसको किन किन लोगों ने मदद की, लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां से मिला, ये कहां कहां गए। यानी जो 7 दिन विकास दुबे पुलिस के गिरफ्त से दूर रहा, उन 7 दिनों में क्या क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी गुड्डन त्रिवेदी के पास है, जो उसने महाराष्ट्र एटीएस को दी है। यूपीएसटीएफ को इसकी जानकारी दी गई है और यूपीएसटीएफ इस ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र एटीएस उनको सौंपेगी। आज रात या कल सुबह तक ये ट्रांजिट रिमांड यूपीएसटीएफ को दी जाएगी और यूपीएसटीएफ दोनों को लेकर उत्तर प्रदेश रवाना होगी। रोमाना, बिल्कुल। तो एक एक करके देखिए किस तरीके से गुर्गे
विकास दुबे के गैंग के पुलिस की गिरफ्त में आते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। अब मैं आपको जल्दी से परिचय कराती हूं आज की अपनी इस चर्चा में खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी AK जैन साहब इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जैन साहब, मैं आपके साथ आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं और मैं चाहती हूं आप मेरे दर्शकों को यह समझाएं सर कि ये जो ईडी का शिकंजा अब कस रहा है, जो ईडी अब तलाश कर रही है, विकास दुबे ने किस तरीके से ये संपत्ति इकट्ठा की, कहां कहां ये संपत्ति है, किस किस तरीके से ये पैसा आया, ये पूरे मामले की जांच में किस तरीके से मददगार साबित होगा और ये जांच है क्या, इससे फायदा क्या मिलेगा? देखिए, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के सेक्शन 14 में प्राविधान है कि क्राइम से जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है उसकी जब्ती आप कर सकते हैं और उसकी नीलामी भी कर सकते हैं। पर जो ईडी को जांच दी जाती है, ये नामी बेनामी दोनों प्रकार की संपत्तियों को ये उसकी जांच करते हैं और अगर उसका सोर्स साबित नहीं हो पाता है कि ये पैसा कहां से आया, वो उसको अटैच कर लेते हैं और फाइनली वो गवर्नमेंट की हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण कदम है, हर एजेंसी को इसमें लगना चाहिए ऐसे टेररिस्ट को नेस्तनाबूद करने के लिए, इनके पूरे फाइनेंशियल एम्पायर को ध्वस्त करने के लिए। जय वाजपेयी है इसका गुर्गा, जो कि अधिकारियों से मिलता था कानपुर में और इसके सारे फाइनेंसिस की देखभाल करता था। मेंशन बना रखा है उसने कानपुर में, जय मेंशन। तो ये और 4,000 रुपए की नौकरी करता था 5-6 साल पहले। आज की तारीख में बताते हैं उसके दुबई में विला है, इसके भी दुबई में विला है, इनकी बैंकॉक में प्रॉपर्टी है। तो ये सब का पता लगाने में ईडी का एक्चुअली बाहर के कंट्रीज की एजेंसीज से भी इनका पूरा नेटवर्किंग होती है, तो उसमें पूरा सहयोग इनको मिलेगा ईडी को। तो यूपी STF, यूपी पुलिस अपना क्राइम वर्क करेगी और ये अपना फाइनेंशियल एम्पायर की तरफ ध्यान देंगे। अभी तो देखिए सूचनाएं आनी शुरू हुई हैं, अब तो धीरे धीरे पूरी इसकी परतें खुलेंगी और जो इसके पीड़ित लोग हैं, जिनकी जमीनों पे, प्रॉपर्टीज पे इसने कब्जा कर रखा था, गुंडा टैक्स वसूलता था, जो चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां की हर फैक्ट्री से इसको पैसा जाता था। तो ये अगर हमें निवेश लाना है उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ का, तो हमें इस प्रकार के जितने ये माफियाज हैं जो कि इंडस्ट्रीज को लगाने में बाधक हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये ईडी का इन्वॉल्वमेंट एक बहुत अच्छा कदम है। सही सर, आपने बड़े डिटेल में बताया इस सवाल का जवाब। अब मुझे लगता है जो विपक्षी दलों के दोनों नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं उनको आना चाहिए। जूही जी पहले आप आ जाइए मैम। तो फिर ऐसे में जब ईडी इस गैंगस्टर की काली कमाई पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, जब इसके फाइनेंसर कौन थे ये सारा काला चिट्ठा इस जांच में सामने आ जाएगा, तो फिर विपक्ष की वो दलील कहां टिकेगी कि साहब सत्ता पक्ष तो इसका संरक्षण कर रहा था। रोमाना जी, विपक्ष की ये दलील न टिके ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी तो मंशा पे बहुत बड़ा शक था। अभी तक जो कार्रवाई हो रही थी, हमारे 8 पुलिस कर्मियों को मारा इसने, फिर ये फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के खुद के कुछ पुलिस अफसर, जरूर कुछ राजनीतिक लोग रहे भी होंगे, दल संगत में बात नहीं करती हूँ, बड़े अफसर, बड़े VVIP जिसने मदद की इसको कानपुर में छुपने में। इसको पूर्व सूचना मिली विकास दुबे को, उसके बाद ये मध्य प्रदेश से सरेंडर, अरेस्ट जो भी हुआ, एक नाटक क्रिएट हुआ। अच्छा है ये, जैसा जय वाजपेयी का आपने नाम लिया, साथ ही एक राहुल तिवारी लड़का है जिसने इसके खिलाफ वो शिकायत की थी, जो देवेंद्र मिश्रा, शहीद देवेंद्र मिश्रा एग्जामिन कर रहे थे, वो भी गायब है। आज एक और मुंबई से अरेस्ट हुआ है। तो पुलिस अपना काम अच्छे से करे। अभी तक हो ये रहा था कि जब भी पब्लिक डोमेन में कुछ भी आता था या कोई इशू आप लोग फ्लैग करते थे, तब उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करती थी। चाहे वो STF की जो जांच कर रहे थे पुलिस अफसर, उनको मुरादाबाद बस ट्रांसफर करना हो, या विनय तिवारी को फिर अरेस्ट करना हो, कुछ दिन बाद पहले सस्पेंड करना हो। आर्थिक अपराध शाखा ईडी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो बहुत अच्छी बात है। केंद्र से उसका संचालन होता है और यूपी STF अपना काम ईमानदारी से करे। इससे बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी, आप भले इतना संजीदा हैं हम कि हम नहीं कहते कि हमें दे दीजिए, लेकिन उसको भी एग्जामिन करिए। 5 साल 10 साल जहां तक आपको मिले, एक मौका है शायद सारे दलों के लिए। अब ये आरोप प्रत्यारोप में मैं बिल्कुल नहीं फंस रही हूँ, ना तो चित्र प्रदर्शनी में फंस रही हूँ। हमारे लिए एक मौका है कि हम इस साफ सफाई को कर सकते हैं। फिलहाल
मंशा पे सवाल था और प्रश्न हम ही नहीं सब लोग खड़े कर रहे हैं और जो भाजपा के ईमानदार प्रवक्ता हैं वो भी खड़े कर रहे होंगे। बाकी जांच आगे बढ़े और हम सहयोग कर रहे हैं जी। ठीक है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, जो बात जूही जी कह रही थी, यहाँ पर मंशा पर सवाल था, लेकिन सर अब जिस तरीके से ईडी भी सामने आ गई है इस मामले में, एसटीएफ अपनी जांच कर रही है, ईडी जो है वो कहां से संपत्ति इकट्ठा हुई, कहां संपत्ति के तार किस किस से जुड़ते हैं, जाकर ये जांच करेगी। अब तो कोई सवाल नहीं बचा ना सरकार पर, या अभी भी आपके मन में कोई सवाल है मंशा पर सरकार की? रोमाना जी, एक बड़ी क्या नाम है, अभी कुछ लोगों ने तुकबंदी करके मुझे भेजी है, वो बड़ा मौजू है, मैंने कहा आपको सुना देता हूँ कि आवाज दबा दी गई, ताज बच गए, खाकी और खादी के सारे राज बच गए, न जज बैठा न कोर्ट लगी, सजा मुकर्रर, और सारे के सारे टिड्डे मारे गए और बाज बच गए। सच ये है कि इसके आर्थिक साम्राज्य के लिए ईडी लगाइए स्वागत, इसके आर्थिक साम्राज्य के लिए आप कुछ भी कीजिए उसका स्वागत, सारी जांचें कीजिए और सारी संपत्तियां जब्त कीजिए, सरकार के साथ थे हैं और रहेंगे, स्वागत है। अपराधी का और आतंकी का साम्राज्य नहीं रहना चाहिए, ढह जाना चाहिए। लेकिन इसके आकाओं के साम्राज्य का क्या होगा, इस पर प्रश्न उठेगा, और जब तक प्रश्न उठेगा जब तक इसके आका सामने नहीं आ जाएंगे। जय वाजपेयी मोहरा है, विकास दुबे मोहरा था। आज की डेट में जैसे भी जैन साहब ने कहा कि बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, इस तरीके से होना चाहिए, हम सहमत है। लेकिन विकास दुबे का नहीं, विकास दुबे के जो पीछे सफेद पोस्ट खाकी और खादी वाले लोग हैं, जब तक उनका आर्थिक साम्राज्य नहीं ढहेगा तो ये टिड्डे के दल है, बाज पीछे बैठे हुए हैं, प्रश्न उठे हैं, प्रश्न उठते हैं और प्रश्न उठते रहेंगे जब तक इस तरीके के लोगों का आर्थिक साम्राज्य और बॉसेस का और सरगनाओं का साम्राज्य नहीं खत्म होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, जब आप लोग इस तरीके की बात करते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं इनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर रहे होते हैं, सीधे सीधे ना सही लेकिन घुमा फिरा कर। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी इन दलीलों से ये बताने की और जताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि साहब सत्ता दल ने खुद को बचाने के लिए इसको मरवा दिया। आप लोग घुमा फिरा कर दरअसल ये बात कह रहे होते हैं, ऐसा क्यों है सर? बिल्कुल कहते हैं ना कि वक्त दूंगा नहीं, सिर्फ मौन है, एक दिन बता देगा कि इसके पीछे कौन है। सारे प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूँ, आपके साथी उठा रहे हैं, आपके साथी चैनल वाले उठा रहे हैं और आप भी उठा रही हैं। सच बात यह है कि जिस तरीके से बातें हो रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं, क्या वो प्रश्न भी आप कहेंगे विपक्ष उठा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रश्न उठा रहे हैं, आज एक प्रतिष्ठित दैनिक चैनल दैनिक अखबार जो है प्रश्न उठा रहा है, किस राज्य मंत्री का नाम था, किस अफसर का नाम था, किस तरीके से किस राज्य मंत्री ने कहा किया और किस शराब के व्यवसायी की बात की। क्या ये सारे के सारे प्रश्न हम उठा रहे हैं या सब लोग उठा रहे हैं? रोमाना जी, आप नहीं उठा रही है क्या? आपके मन में सवाल नहीं है? नहीं सर, आप मेरे कंधे का इस्तेमाल मत कीजिए, आप मेरे कंधे का इस्तेमाल मत कीजिए, ये आप लोगों के पक्ष की बात है, आप लोग आपस में निपटाइए जी प्लीज। देखिए मैं बता दूं आपसे, मीडिया स्थायी विपक्ष है रोमाना जी, और हमें कंधे की किसी की आवश्यकता नहीं है, कंधे की आवश्यकता मरे लोगों को पड़ती है। हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, आप स्थायी विपक्ष हैं और आप भी सवाल उठा रही है, मैंने सिर्फ इस बात की जानकारी दी। चलिए सर, मैं आप जो सवाल उठा रहे हैं उसके बाद मैं ले चलती हूँ अब इस डिबेट को चंद्रमोहन जी के पास। चंद्रमोहन जी, मैं चाहती हूँ फिर आप जवाब दें सर कि जब विपक्ष इस तरीके से आप लोगों की घेराबंदी कर रहा है और जिस तरीके के आरोप लगा रहा है, फिर तो सर कोई भी आकर जांच कर ले, फिर तो कभी भी सच सामने नहीं आएगा, फिर तो ईडी करती रहे जांच, ढूंढती रहे कितनी देश में कितनी विदेश में इसकी काली कमाई है, फिर तो सच सामने कहां पाएगा? देखिए रमाना जी, जूही जी ने भी अपनी बात कही और सुरेंद्र राजपूत जी ने भी अपनी बात कही। कांग्रेस जिस तरीके से गोल गोल घुमाती है, गोल गोल करती है, कंफ्यूजन का शिकार रहती है, तो सुरेंद्र राजपूत भी कंफ्यूजन का शिकार है, उनमें कोई स्पष्टता नहीं है। और इस पूरे प्रकरण में जब डिबेट की चर्चा की, आपने शुभारंभ किया, तो जैन साहब ने सारा विषय रखा। अनेकों बार वाद प्रतिवाद हमारे और जैन साहब के बीच में रहते हैं, अनेकों विषयों पर रहते हैं। जैन साहब ने किया एकदम सारी क्लियरिटी की। देखिए, विकास दुबे और उसके गैंग का कौन सफाया कर रहा है, कौन उसको चुनौती दे रहा है? 15 साल में किसने दी? यूपीए में सपा भी शामिल थी, बसपा भी शामिल थी। क्या करवा रहे थे सुरेंद्र राजपूत? बताएंगे क्या हमको? बता दें देश को? नहीं है इन पे कुछ भी बताने को। कार्रवाई कब हुई?
हमारे नेता की हत्या कब हुई और अभी हमारे पुलिसकर्मियों की हत्या किसने की। तो हमने आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको जवाब दिया है। कितना क्रूर व्यक्ति था जो अपने प्रिंसिपल तक की हत्या की, जिसने कितना क्रूर था। इसीलिए आज उसके माता पिता का भी हम सबने देखा कि उनका क्या उसके बारे में मत है। अब इस तरीके से केवल बोलने के लिए बोलने का काम कांग्रेस कर रही है कि आगे कौन है पीछे कौन है। आगे पीछे अगर कोई होता तो ये सब होता जो हो रहा है। आगे पीछे की राजनीति कांग्रेस करती रही है। मैंने कहा ना, कल मुझसे जब पूछा गया कि ये स्क्रिप्टेड था, मैं यहाँ इस देश में कुछ घटनाएं स्क्रिप्टेड रही हैं, जैसे सिखों का कत्लेआम, उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन हम स्क्रिप्टेड नहीं करते हैं। हम जो करना है, जो कानून सम्मत है वो करते हैं और वो किया जा रहा है और वो माहौल बनाया जा रहा है। जैन साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है, निवेश आने के लिए आवश्यक है कि हम जो है उसके लिए एक माहौल दें। कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक शहर है हमारा, आप रोमाना जी बहुत अच्छे से जानते हैं। कानपुर में इस तरीके का दुर्दांत रहे, इसकी आवश्यकता नहीं है। कानपुर के लोग, कानपुर के बिजनेसमैन हवा ले सकें। आज पूरा गिरोह आ रहा है। ये गुड्डन तिवारी जो पकड़ा गया है, ये किसके हाथ थाम के बैठा हुआ था? इसके घर पर प्लेट लगी हुई है, किस रंग की लगी हुई है? क्या भाजपा के रंग की लगी हुई है? क्या सुरेंद्र राजपूत चश्मा लगाते हैं? क्या हो सकता है इटली से आया हुआ चश्मा लगाते हो सुरेंद्र राजपूत? उस घर के बाहर, इसके घर के एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट, मैं आपके पास ही आऊंगी, आप ही को जवाब देना है सुरेंद्र जी। लेकिन चंद्रमोहन जी, सवाल तो ये है कि इस कार्रवाई के लिए 8 पुलिस वालों की हत्या होती है पहले, उसके बाद आपकी सरकार जागती है। गैंगस्टर्स लिस्ट में कहीं दूर दूर तक इसका नाम नहीं होता है सर। इसका ये पूरा काला साम्राज्य जिसकी आज बात की जा रही है कि इसके तार जो हैं वो विदेशों तक हैं, दुबई तक में इसकी प्रॉपर्टीज है, इतना बड़ा काला साम्राज्य चल रहा है सर आपकी सरकार में, आपकी नाक के नीचे। आप लोगों को भनक तक नहीं है सर। नहीं रोमाना जी मैं 2 बातें कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा आपसे। रोमाना जी, एक तो जो पुलिसकर्मी गए थे वो जा रहे थे, वो उसको गिरफ्तार करने जा रहे थे, कार्रवाई करने जा रहे थे, उसका माल्यार्पण करने नहीं जा रहे थे, उसकी सुरक्षा में नहीं थे जिनको उसने मार दिया है। तो पुलिस जा रही थी तो क्यों जा रही थी? यूपी पुलिस जा रही थी ना, कार्रवाई करने जा रही थी, एक बात। दूसरा 2018 का गुंडा एक्ट का एक जजमेंट है, वहां के जज का, गुंडा एक्ट कोर्ट के जो जज हैं कैंगस्टर कोर्ट के, उन्होंने एक जजमेंट दिया है। उस जजमेंट आपको मैं भेज दूंगा उस जजमेंट को। उस जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि ये खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, मेरी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य है। ठीक है, ये स्वीकार कर रहा है वो। अब इसके बाद में भी भाजपा क्यों भाई? भाजपा काहे को? भाजपा के नेता की हत्या वो करे, फिर भी भाजपा को वो परेशान करे, भाजपा के विधायकों को षड्यंत्र में नाम ले, फिर भी भाजपा। सुरेंद्र राजपूत जी, कुछ तो सोचा करो, क्यों भाजपा का इतना दौरा? मैं जवाब ले रही हूँ सुरेंद्र राजपूत से भी जवाब लूंगी। और क्योंकि अब आपने समाजवादी पार्टी पर सीधे आरोप लगा दिए कि साहब ये तो समाजवादी पार्टी में था, तो जूही सिंह आइए जवाब दीजिए, क्योंकि आपके नेता तो ये कहते हैं कि अगर कार न पलटती तो सरकार पलट जाती, इसलिए कार पलटना जरूरी था। रोमाना जी, पहले तो इन्होंने किस बयान का जिक्र किया, तो एक और बयान का जिक्र कर लें जिसमें इनके खुद के जनप्रतिनिधि, मैं नामों पर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि ये गंभीर मंच है, सागर, सांगल, ब्रिजेश पाठक के साथ फोटो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अगर लोकतंत्र पे विश्वास रखना होगा तो मैं मानती हूँ कि मुख्यमंत्री ने तो ये आदेश नहीं दिए होंगे कि 3.5 साल से विकास दुबे को आप पूरा प्रोटेक्शन चौकी पर दीजिए, चौकी के लोग देवेंद्र मिश्रा को मरवाने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन दें, आपके तत्कालीन एसएसपी देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी को गायब कर दें, उसकी आधिकारिक शिकायत को ध्यान में न दें जो उसकी पुत्री के फोन से निकलती है। तो कहीं ना कहीं या तो मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं है, या उनका इकबाल खत्म है, या फिर पुलिस तंत्र निचले लेवल पर बिल्कुल ही स्वतंत्र है, उसका कुछ मतलब नहीं है बड़े वीवीआईपी से या किसी का संरक्षण सत्ता में प्राप्त है। अब अगर आप ये कहेंगे कि 3.5 साल से समाजवादी पार्टी विकास दुबे को पुष्पित प्रज्वलित कर रही थी, तो इसका मतलब कि आप कुर्सी से हट जाएं, समाजवादी पार्टी सरकार चला रही है। तो देखिए, उंगलियां जो इस तरह से उठती हैं ऐसे गंभीर मुद्दे पे, वो और चीजों को उलझाती हैं। जहां तक सरेंडर और इनकाउंटर पे सवाल तो है ही, और स्पष्ट रूप से है, ये हम ही नहीं, सारा घटनाक्रम बता रहा है। अपनी बात रख ले, वो फिर आपके पास आऊंगी। प्लीज सुन लीजिए उनको, वो सुन रही थी आपको आराम से। जूही जी, अपनी बात पूरी कीजिए। समाजवादी
समाजवादी पार्टी शुरू से कह रही है कि आप जी समाजवादी पार्टी शुरू से कह रही है कि आप उसको जीवित यहाँ लाइए, उत्तर प्रदेश में इंटेरोगेट करिए। चलिए, आपने कहा कि एनकाउंटर हो गया, उसके फोन रिकॉर्ड्स आपके पास है, डिजिटल इंडिया है, आपने उसको भागने दिया। एक ही सिम कार्ड वो यूज कर रहा था, ट्रू कॉलर पे था। सर, आपकी सरकार पे बड़े सवाल हैं, आपकी पुलिस फोर्स के एक पूरे महकमे पर। और कोई बहुत ऊपर होगा, या तो मुख्यमंत्री को तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं फिर भी नहीं कह सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ सड़गल गया है, उसको ठीक करिए और आगे बढ़िए। आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बात रखी है जूही जी, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बात रखी है। पॉइंटेड सवाल यहां पर चंद्रमोहन जी, जो जूही जी रख रही हैं कि साहब खामियां देख लीजिए, वो खामियां हम लगातार पिछले 7 दिन से गिना रहे हैं। इतनी खामियां, इसकी कोई तो वजह होगी। वो कह रही हैं या तो सरकार का इकबाल खत्म हो गया, या योगी सरकार का कंट्रोल नहीं रहा है, या नीचे के जो पुलिस वाले हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके हैं, या फिर सत्ताधारी पक्ष से कोई जो बचा रहा था, सरपरस्ती कर रहा था। कोई तो जवाब होगा ना सर इसका? नहीं, बिल्कुल जवाब है। ना कोई सरपरस्ती कर रहा था, ना कोई इकबाल खत्म हुआ। अगर इकबाल खत्म हो जाता तो प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कैसे अरेस्ट हो जाता, जो राजू पाल की हत्या में अभियुक्त है? किसने गिरफ्तार किया उसको? रामपुर में किसने जो भ्रष्टाचारी को जेल में पहुंचाया? वो जूही जी ने पहुंचाया क्या? वो तो जूही जी की पार्टी के लोग हैं, उनको पहुंचाने का काम आज उत्तर प्रदेश में एक भ्रष्टाचारी को चुन कर जब आप इधर उधर घूमेंगे, 17 हत्याएं इसी दिन 3 जुलाई को हो गई, 8 दिन में 50 हत्याएं हो गई, और आप कहते हैं आप सुनना चाहेंगे जब सच्चाई का सामना ही नहीं करना है, यहाँ बैठकर आपको लड़ना ही है, तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता है। नहीं, लड़ा आप रही हो, नहीं, मैं सुन ही रही हूँ आपकी बात। आप बहुत गंभीर प्रवक्ता हैं, आपकी बात मैं सुनती हूँ, हर व्यक्ति आपकी बात मैं हमेशा सुनती हूँ। आप प्लीज ये मत समझिए। 15 साल से मैं कह रही हूँ कि आप डिफेंड मत करिए। अगर आप इसको डिफेंड करेंगे तो अपनी गंभीरता हम डिफेंड नहीं कर रहे, हम सच सामने ला रहे हैं। डिफेंड आप कर रही हैं, कि आप जैसा व्यक्ति खड़ा हो यादव जो ऐसे पापी और ऐसे आतंकी के साथ। पापी जिस दिन विकास दुबे कांड हुआ उसी दिन कितनी हत्याएं हुई? 17 हत्याएं हुई, 8 दिन में 50 हत्याएं हुई। सर, आपका एनसीआरबी डेटा क्या बताता है? अच्छा, मैं दोनों को रोक रही हूँ। देखिए, दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं, आप दोनों की बात दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं। प्लीज, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जा रही हूँ। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, एक बात जो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रमोहन ने कही, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये सफाया किसके टाइम पर हो रहा है, इसको क्या बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे आप? अभी तक तो पालते पोसते ही आ रहे थे जो सत्ताधारी दल थे उत्तर प्रदेश में विकास दुबे को एक दिन में तो पैदा हुआ नहीं है। लेकिन सफाया क्या योगी राज में नहीं हो रहा है सुरेंद्र राजपूत जी? और न सिर्फ विकास दुबे का, बल्कि चुन चुन के उसके गुर्गों का भी। देखिए रोमाना जी, असल बात ऊपर से लेकर नीचे तक ये कंफ्यूज्ड लोगों की सरकार है। ऐसे कंफ्यूज्ड लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से शुरू होते हैं और नीचे तक मनमोहन जी तक खत्म होते हैं। प्रधानमंत्री जी रीवा में कहते हैं कि रीवा नर्मदा वहां से बड़ी है, तो सच्चाई ये है कि आज की डेट में जो लोग रीवा से मां नर्मदा को निकाल देते हैं, उनकी बातों पर भरोसा करना तो क्या करना। आप ये बता दीजिए, अमन पार्टी को बदल में बैठा करिए, आदरणीय योगी जी कौन से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, और जिस उत्तर प्रदेश की सरकार में चुप रहिए, जिस उत्तर प्रदेश की सरकार में और अपराधियों के मुकदमे वापस लेना एक सरकारी नीति बना दी जाए विधानसभा से, और 20,000 अपराधियों के मुकदमे वापस ले जाए, उस उत्तर प्रदेश का अपराध मुक्त की बात कर रही है। सारे बदमाशों के मुकदमे वापस करिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, आराम से ऐसे चीखिए चिल्लाइए मत। आप लोग यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए ना, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आराम से डिबेट में आप लोग शामिल होने आए। दर्शकों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों इतना आपस में लड़ने भिड़ने लगे। बात रखिए ना आराम से, एक एक करके बोलिए। मैं आपने अपनी बात रखी, मैं 1 मिनट AK जैन साहब को लेकर आना चाह रही हूँ। आ रही हूँ। सुरेंद्र राजपूत साहब प्लीज सर। AK जैन साहब, देखिए लगातार विपक्ष ये कहता रहा है कि साहब ये जो सरकार है ना, इस पर हम सवाल ज्यादा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार है। ये कहते हैं कि हम अपराध मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसी योगी सरकार ने प्रदेश में से अपराधियों पर से मुकदमे वापस लिए, जिसमें वो खुद मुख्यमंत्री का भी नाम लेते हैं सर कि उन्होंने भी अपने ऊपर जो मुकदमे थे उनको वापस ले लिया। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के आरोपों पे प्रत्यारोपों पे नहीं जाता हूं जी। ये मैंने 37 साल के करियर में लगातार इसको देखा है,
मेरा तो सब स्पष्ट मत है कि इसमें जो है ठोस कार्रवाई होनी चाहिए प्रकरण में, और यही नहीं, जितने उत्तर प्रदेश के माफिया हैं, गैंगस्टर्स हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि प्रदेश में एक माहौल बने, प्रदेश का जो नाम बीच बीच में कलंकित होता है, प्रदेश का जो नाम बीच बीच में कलुषित होता है, वो ना होने पाए। और पुलिस और एसटीएफ और एटीएस और जितनी एजेंसीज हैं सब मिलकर अच्छा कार्य करें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस अपराधी को जो खुली छूट दी गई, इस अपराधी के विरुद्ध जो हायर लेवल से कार्रवाई नहीं हुई, इसकी वजह से इसका जो है मनोबल बढ़ गया, और ये इसी की वजह से इसने 8 हत्याओं को अंजाम दिया। अब समय आ गया है कि अब ऐसे अपराधियों के ऊपर नकेल कसी जाए, और मेरे ख्याल से सही दिशा में काम हो रहा है। अपराधी आप जो बात कह रहे हैं ना, दरअसल देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि वो 8 पुलिस वाले जो शहीद हो गए, उनकी शहादत जो है वो व्यर्थ ना जाए। ये मौका है, और इस मौके पर जहां हम देखते हैं कि सियासी तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस अपराधी के एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल कनेक्शंस बताने में जुटा हुआ है, वहां पर अब जब मौका आया है कि अपराध मुक्त वाकई में उत्तर प्रदेश को कर दिया जाए, तो क्या यह बेहतर विकल्प नहीं होगा कि जिस तरीके से मांग की जा रही है कि साहब आप एक निष्पक्ष अथॉरिटी की निगरानी के अंदर इस पूरे मामले की जांच करवाओ, क्या इस दिशा में सरकार को बढ़ना चाहिए ताकि एक नजीर उत्तर प्रदेश में ये विकास दुबे एनकाउंटर का मामला बन जाए? इस बीच बड़ी खबर विकास दुबे से जुड़ी हुई ये सामने आई है कि विकास दुबे जो मध्य प्रदेश पहुंचा था, तो वो हरियाणा के बाद राजस्थान के झालावाड़ से बस से उज्जैन आया, और इसके बाद 2 घंटे तक एक ऑटो में शहर घूमता रहा। शिप्रा नदी के रामघाट गया, वहां स्नान किया, फिर महाकाल मंदिर आया। वो अकेले था। जिस ऑटो में बैठकर वो शहर घूम रहा था, उस ऑटो वाले को पुलिस ने पकड़ लिया और उससे पूछताछ हो रही है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रिजेश राजपूत इस समय मौजूद हैं। ब्रिजेश, महाकाल मंदिर में जब पकड़ा गया था तो सुरक्षा कर्मियों ने बताया था कि किसी बंटी नाम के शख्स को आवाज लगाई थी, ऑटो वाला बंटी निकला? निश्चित ही रोमाना, यही खबर अभी छन के सामने आई है। आज यूपी के एसटीएफ उज्जैन पहुंची है और उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश से उज्जैन आया विकास दुबे। उस सिलसिले में ये जो बातें पता लगी कि पहले फरीदाबाद उसकी आखिरी लोकेशन थी, फरीदाबाद से राजस्थान, झालावाड़, कोटा, और उसके बाद फिर उज्जैन पहुंचा। उज्जैन तड़के से पहुंचा था नानाघाट बस स्टैंड पे। वहां से उसने एक ऑटो हायर किया और ऑटो वाले के साथ तकरीबन 2 घंटे पूरे शहर में उसने बिताए, और वही ऑटो वाला उसको लेके रामघाट गया था जहां शिप्रा में उसने स्नान किया था, और उसके बाद फिर वो मंदिर गया था। मंदिर के बाहर उसने ऑटो पार्क करवा दिया था और कहा था मैं वापस आके तुम्हारे साथ चलूंगा और शहर घूमूंगा। तो इसी ऑटो वाले को पुलिस ने, चूंकि काफी छानबीन के बाद, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ये ऑटो वाला शख्स सामने आया है। इस ऑटो वाले शख्स की गलती बस यही है कि इसने पुलिस को आके खबर नहीं की कि मैंने संदिग्ध आदमी को पूरे शहर में घुमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। हम सीधे रुख कर लेते हैं, खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए सुरेंद्र राजपूत जी। आप देख रहे हैं जांच कितनी बारीकी से की जा रही है सर, और ऐसे में इनकाउंटर हुआ तो इनकाउंटर पर सवाल उठाने का सबसे बढ़िया तरीका विपक्ष को यही मिला कि साहब राज दफन हो जाएंगे। तो कम से कम राज तो अब दफन नहीं हो रहे हैं ना, राज तो खुल रहे हैं ना सारे। रोमाना जी, सच बात ये है कि जिससे राज खुलने चाहिए थे, जिसे कहते हैं ना कि रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल, जिससे सबसे ज्यादा राज मिलने थे, बाजों के राज जिससे मिलने थे, वो तो चला गया ना। उसको तो आप जो भी जैसे भी कह लीजिए, एनकाउंटर पर अगर आप सवाल नहीं उठाना चाहती हैं तो आपकी इच्छा, हम तो सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसको सामने रखें। जिस आदमी से सबसे ज्यादा राज खुलने चाहिए थे वो चला गया, वो आपके सामने है। कैसे गया, किन परिस्थितियों में गया, सारी मीडिया उस पर रिपोर्ट कर रही है और आप लोग भी उन कमियों पर रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें भी वो कमियां आप ही के जरिए मिल रही हैं जाकर। नहीं सर, मुझे लगता है एके जैन साहब को यहाँ पर आना चाहिए, एके जैन साहब को यहाँ पर आना चाहिए। एके जैन साहब, विपक्ष की अगर माने तो फिर जो पुलिस ने कहा कि साहब उसने फायरिंग की, रक्षात्मक कार्रवाई में हमें गोली चलानी पड़ी, मतलब 8 पुलिस वालों को 2-3 जुलाई की रात में उसने वैसे ही मार दिया था, मतलब 1-2 और मर जाते। विपक्ष की यही मंशा नजर आती है इससे। देखिए ऐसा है रोमाना जी कि अभियुक्त जो होता है, जो बड़े बड़े दस्यु होते हैं, टेररिस्ट होते हैं,
ये उनके लिए कहा जाता है कि जब तक उनका कन्विक्शन ना हो जाए तब तक वो निर्दोष है। यहाँ तो अभी मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ होने के कुछ समय के बाद से ही पुलिस कर्मियों को दोषी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये तो इन्होंने इसको मारा है और क्या कुछ नहीं किया है, जैसे कि कोई निर्दोष आदमी मार दिया गया है और किसी बिल्कुल दूध पीते बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है। जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, मेरा तो ये मानना है कि बजाय राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पे और उन सब पे जाने के, पुलिस को अपना प्रोफेशनल तरीके से ठोस काम करना चाहिए, अपने कदम फूक के रखने चाहिए, पूरे प्रकरण में इंक्वायरी होनी चाहिए, तफ्तीश चल रही है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, क्योंकि वो हर एनकाउंटर में होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एनकाउंटर में होती है। NHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो गाइडलाइंस है उनको 100% फॉलो किया जाए और अपना काम पुलिस प्रोफेशनल तरीके से करे। लेकिन चंद्रमोहन जी के पास, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं चंद्रमोहन जी मैं आ रही हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास ही आऊंगी सर, आपके पास ही आऊंगी। लेकिन चंद्रमोहन जी, ये जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं सर, लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब आप CDR जो है उसकी कॉल डिटेल्स जो है वो क्यों नहीं बताते हैं, उसको क्यों छुपा रखा है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि साहब ठीक है इतना कुछ हो गया है तो आप एक निष्पक्ष अथॉरिटी से जांच करवा लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवा लीजिए। अच्छा सर, इसमें आपत्ति क्या है? क्योंकि वो जिस तरीके का कुख्यात अपराधी था और अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब मैं ये कह रही हूं कि सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं सर, आपकी पार्टी के सांसद और आपकी पार्टी के विधायक नहीं, बल्कि आपसे पहले जो समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों के साथ समाजवादी पार्टी के सरकार के मंत्री, समाजवादी पार्टी के विधायक, इसी तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता, सबके साथ उसकी तस्वीरें, सबके साथ उसके रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आपत्ति क्या है सर, क्यों नहीं करवा लेते हैं निष्पक्ष जांच? देखिए विपक्ष बहुत मासूम है और इससे ज्यादा मासूम विपक्ष नहीं हो सकता जैसा मासूम विपक्ष उत्तर प्रदेश में है। बहुत मासूम है एकदम। यहाँ जैन साहब बैठे हैं, रुमाना जी आप भी बरसों से पत्रकारिता में हैं, आप मुझे बताओ अपराधी अपना मोबाइल लेकर मोबाइल पर ही बात करेगा? बात करने के लिए केवल मोबाइल ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कैसी बातें कर रहे हैं मासूम तो सिर्फ किन बातों का कोई मतलब? देखिए फिर आप बोल गए। सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आ रही हूँ, जरा उनको सुन लीजिए सर, ऐसे समय बर्बाद होने लगता है डिबेट में सर, समय डिबेट में बर्बाद होने लगता है ना। बस एक मिनट वो बात पूरी कर ले चंद्रमोहन जी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है। देखिए रुमाना जी, पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कुछ पढ़ के सुनाया था, मेरे पास भी कुछ व्हाट्सएप से आया है, आपके पास भी रुमाना जी जरूर पहुंचा होगा कि आज लोग बेल कैंसिल करा रहे हैं, अपनी बेल एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हैं। उनको आज भय है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधी को भय होने लग गया है आज कि भाई हम बेल नहीं कराएंगे। ठीक है सर। तो ये आज जो भय का वातावरण अपराधियों में बना है, ये ऐसे नहीं बन जाता है। क्या मुजफ्फरनगर कांड कराएंगे, मौलाना नजीर को बुलाएंगे और भय बना देंगे? अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी आइए, आपके मासूम सवालों से परेशान है सत्ता पक्ष। अब यही तो चक्कर है। सच बात ये है कि जैसे भी जैन साहब ने कहा, सत्ता पक्ष को क्या कहें, दुर्दांत, हत्यारा, आतंकवादी या जितना भी जो भी कहा जाए, मैं सब बातों से सहमत हूँ। बात ये नहीं है जैन साहब, सच ये है कि उसको मार करके लाभ किसको मिला है। आज की डेट में जो आप बात कर रहे हैं पुलिसिया तंत्र की, तो आप भी डीजी रहे हैं। अगर इस तरीके की हत्याएं होती हैं तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? क्या आपको ये नहीं लगता है कि सफेद पोशों के नाम पीछे आने चाहिए? क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस आदमी ने महाकाल के मंदिर में सरेंडर किया, जिस आदमी को कथित रूप से वहां के समाचार एजेंसी कह रही है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई थी, बुलेट प्रूफ जैकेट, और जिस आदमी को तमाम समाचार एजेंसियां कह रही कि वो सफारी में टोल प्लाजा पे दिखाई दिया था, महिंद्रा TUV कैसे पलट दी गई या क्या नाम सरकार पलटने से बचाई गई? अगर ये सवाल नहीं है और इस तरीके की बातें नहीं है तो ये तो कल की बहस थी। यहाँ सत्ता पक्ष तो आपसे आज की बहस में पूछ रहा है कि अब जो सवाल उठा रहे हैं आप इस सब के बाद, वो बड़े मासूम सवाल हैं आपके। जूही जी, विकास दुबे के मोबाइल के कॉल जो डिटेल्स हैं उसको सार्वजनिक करने की मांग आप लोगों की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रहा है ये मांग ही बचकानी है।
रोमाना जी, जो हमारे ये मासूम सवाल हैं गैर जिम्मेदारी से जिससे पर्दा से हट रहे हैं चंद्रमोहन जी, तो ऐसा कोई तो गहरा राज है जिसकी पर्देदारी है। क्यों कॉल डिटेल्स को आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं करेंगे? मैंने पहले ही कहा कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे दे दें। टेक्नोलॉजी का मतलब यही है। आपको हमने एक बेहतरीन स्ट्रक्चर 100 बना कर दिया, जो आपने 112 कर दिया, वो वही सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। अब लॉजिक ये है, हाँ, मैंने वो लॉजिक सुना तो इनको बताया होगा ना उसने। मैं बता तो रही हूँ कि यहाँ पर AK जैन साहब कहते हैं कि नहीं, पुलिस बहुत जिम्मेदार है। जांच केवल एनकाउंटर की नहीं होनी है, जांच होनी है संलिप्तता की, पुलिस चौकी की, वहां के SSP की, देवेंद्र मिश्रा की हत्या की, उसकी जो चिट्ठी गायब हुई है उसकी, 3.5 साल से विकास दुबे कैसे वहां पर बम और असलहे इकट्ठा कर रहा था, संलिप्तता थी, और वो उत्तर प्रदेश से फरार कैसे हुआ, बॉर्डर उसने कैसे छोड़ा, किस किसने उसकी मदद की, इन सब की जांच होनी है। इसको एक एनकाउंटर तक सीमित ना हम करना चाहते हैं ना हम करेंगे। वो आपके NHRC की बात AK जैन साहब ने की, 50 से ज्यादा NHRC की नोटिसें फेक एनकाउंटर्स पे भारतीय जनता पार्टी को इशू हो चुकी हैं। बच्चे को इन्होंने फेक एनकाउंटर में मारा, एक जिम ओनर को इन्होंने फेक एनकाउंटर में घायल किया। तो आप थोड़ा सा संयत हो जाइए और जिम्मेदार सत्ता पक्ष की तरह बात करिए। सत्ता आपकी है, नहीं रहना है मत रहिए, लेकिन जो ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए, ये नेक्सस जो था अपराधी का, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट नेक्सस एग्जिस्ट करता था, हमने इसको पहचाना, आपको 102 बनाकर दिया, आपको हमने गाड़ियां दी 112 जिसका नाम आपने बताया, उसका प्रयोग करिए, आपको 1090 दिया। क्या आपको पता है हर 2 घंटे पे एक बलात्कार होता है? पूरी पार्टी इतनी मासूम हो गई है। 18 के डेटा है आपके NCRB के, तो आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, सच्चाई का सामना कीजिए। आज ठीक है। देखिए, आज समय मेरे पास इतना ही है, आज समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और आज की इस चर्चा का मकसद जो हम लेकर आए थे कि भाई आखिरकार विकास किसने किया, मुझे लगता है ये सवाल इसलिए हम लेकर आए क्योंकि इसी सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। तभी तो वो 8 पुलिस वाले जो शहीद हुए उन्हें इंसाफ मिल पाएगा।